मेरा नाम अनन्या है। मैं मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। मेरा बॉस विक्रम सिन्हा एक बड़े जमींदार का बेटा था। वो खुद एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी शख्सियत में उतना ही घमंड भरा था जितनी उसकी दौलत। वह इतना अहंकारी था कि चाहे कितनी भी खूबसूरत लड़की उसके सामने आए, वह उसे तवज्जो नहीं देता था। लेकिन मेरे साथ उसका व्यवहार कुछ अलग था। वह मुझ पर फिदा था। आज फिर उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया था। मैंने अपने टाइट ड्रेस पर दुपट्टा थोड़ा ऊपर किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उसे दीवाना बना रखा था। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, लेकिन मेरा रहन-सहन, बोलचाल और स्टाइल किसी रईस लड़की से कम नहीं था। मैं पिछले 6 महीनों से इस कंपनी में काम कर रही थी। इससे पहले भी मैंने एक अच्छी कंपनी में काम किया था। मेरी पढ़ाई और अनुभव के कारण मेरा इंटरव्यू लेते समय विक्रम ने मेरे दस्तावेज देखे और कुछ सवाल पूछे। मैं आत्मविश्वास से भरी थी, इसलिए मैंने हर सवाल का जवाब बेझिझक दिया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसने मेरी फाइल बंद की। मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, तुम कल से जॉब ज्वाइन कर सकती हो। मैं हैरान थी। मुझे लगा था कि वो कहेगा, हम 2-3 दिन में फोन करके बताएंगे, लेकिन उसने तुरंत फैसला सुना दिया। मेरी हैरानी देखकर वो हंसा और बोला, ऐसे मत देखो, मुझे तुरंत नजर लग जाती है। उसकी इस टिप्पणी पर मैं शर्मा गई और मुस्कुराते हुए अपनी फाइल लेकर बाहर निकल गई। मैं 24 साल की थी और वो 32 से 33 साल का था। जॉब ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि विक्रम बेहद सख्त और घमंडी है। वह कर्मचारियों से ठीक से बात भी नहीं करता था। अगर कोई उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कहता या करता, तो वह पुरुषों की तो बात ही छोड़िए, महिलाओं का भी सबके सामने अपमान कर देता था। उसका ये रवैया देखकर मैं पहले डर गई थी, लेकिन मेरे अनुभव और मेहनत ने 1 महीने में ही सबको प्रभावित कर दिया। मैं वैसा ही काम करती जैसा वह चाहता था। मैं खूबसूरत तो नहीं थी, मेरा रंग हल्का सांवला था, लेकिन मेरी स्टाइल और आत्मविश्वास मुझे सबसे अलग बनाते थे। मैं पुरुषों से बात करने में कभी नहीं हिचकिचाती थी। विक्रम के साथ मैंने कई मीटिंग्स अटेंड की और मेरे काम से वो बहुत प्रभावित था। आज 1 महीने बाद उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया। मैं अंदर गई तो वह मुस्कुराते हुए बोला, मिस अनन्या, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम पहली ऐसी महिला हो जिसने मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। तुम्हारी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। मैंने हंसकर कहा, थैंक यू, सर। धीरे धीरे विक्रम का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। वह मुझसे बिजनेस के अलावा भी बातें करने लगा। कभी मीटिंग के बाद मुझे अच्छे रेस्तरां में लंच के लिए ले जाता, तो कभी बाहर घूमने। मैं उसे जितना गुस्सैल और घमंडी समझती थी, वो उतना नहीं था। वो खुले दिल वाला इंसान था। उसके साथ वक्त बिताते बिताते पता ही नहीं चला कि मैं कब उसके प्यार में पड़ गई। मैं कोई सपनों की दुनिया में रहने वाली लड़की नहीं थी। मैं प्रैक्टिकल थी। मध्यम वर्गीय परिवार से होने के बावजूद मैंने अपनी नौकरी के दम पर मुंबई में एक अच्छे इलाके में फ्लैट किराए पर लिया था। अपने छोटे भाई बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी। मेरी जीवन शैली मॉडर्न थी, लेकिन मेरे माता पिता बहुत साधारण थे। मेरे पिता को दिल की बीमारी थी, इसलिए मैं नौकरी करती थी। हमारे गांव में लड़कियों की पढ़ाई के बाद तुरंत शादी कर दी जाती थी, लेकिन मैंने नौकरी को चुना। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती थी। मेरी इच्छा थी कि मेरा पति मुझसे ज्यादा कमाए, क्योंकि मुझे लग्जरी जिंदगी की आदत हो चुकी थी। विक्रम के साथ करीबी बढ़ाने के पीछे मेरा एक मकसद यह भी था कि अगर वह मुझसे प्यार करने लगे और शादी कर ले, तो मेरी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। इसलिए मैंने खुद पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और न ही उसे रोका। वह बातें करते करते मेरा हाथ पकड़ता, मुझे करीब खींचता। मैं गुस्से से देखने की बजाय मुस्कुराती। इससे उसका हौसला बढ़ता गया,
लेकिन एक दिन वो हुआ जो मैंने कभी नहीं चाहा था। मैं चाहती थी कि वह मुझसे प्यार करे और शादी करे, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। एक बार वह मुझे मीटिंग के बहाने शहर से दूर अपने फार्म हाउस पर ले गया। मुझे लगा हम रात तक लौट आएंगे, लेकिन जब शाम ढलने लगी और कोई मीटिंग नहीं हुई तो मैंने कहा, सर, आपने मीटिंग के लिए लोगों को बुलाया क्यों नहीं? अंधेरा हो रहा है, मुझे घर जाना है। शहर 3 घंटे दूर है। वो हंसा और बोला, कैसी मीटिंग? यहाँ कोई मीटिंग नहीं है। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, फिर आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो बोला, तेरे बिना मेरा वक्त नहीं कटता। मैंने हंसकर कहा, तो मेरे मम्मी पापा से मेरे लिए रिश्ता मांग लो। वो हंसा और बोला, मैं एक बड़े जमींदार का बेटा हूँ और तू मध्यम वर्गीय लड़की। हमारा कोई मेल नहीं। उसके शब्दों ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने सोचा था वो अलग सोच रखता है, लेकिन उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मैंने गुस्से में अपनी पर्स उठाई और बोली, अच्छा, तुमने मुझे मेरी जगह दिखा दी। मैं जमींदार की बीवी नहीं बन सकती। मैं फार्म हाउस से बाहर जाने लगी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं उसकी बाहों में गिर गई। वह बोला, तुझे ऐसे कैसे जाने दूं? मैं जमींदार हूँ और तुम जैसी लड़कियां मेरे शौक पूरे करती है। मैं गुस्से से उबल पड़ी। मैंने कहा, तुम मुझे गलत समझते हो। मुझे कमजोर मत समझना। मैं डरने वाली नहीं हूँ। उसने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और बोला, अच्छा, तू मुझे धमकी देगी? आज रात तू मेरे साथ यही रुकेगी और मेरी रात रंगीन करेगी। मैं अकेली थी। वहां उसके गार्ड्स थे। उसका हुक्म चलता था। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे जबरदस्ती एक कमरे में ले गया। उस रात उसने मेरे साथ वहशीपन की सारी हदें पार कर दी। सुबह उसने मुझ पर हंसते हुए कहा, देखा, मैंने अपनी रात रंगीन कर ली। अब देखता हूँ तू मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मैं कमजोर लड़कियों की तरह नहीं रोई। मैंने उससे दया की भीख नहीं मांगी। मैं अकेले फार्म हाउस से निकली। घर पहुंची तो मम्मी पापा परेशान थे। मम्मी ने पूछा, रात भर कहाँ थी? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उस इंसान को यूं ही नहीं छोड़ने वाली थी। उसने मुझे बर्बाद कर दिया था। मैंने मीडिया के सामने सारी सच्चाई बताई, अपने चेहरे की चोटें दिखाई। पहले तो खबर फैली, लेकिन उसके पैसे ने सब कुछ दबा दिया। उल्टा ये प्रचार हुआ कि मैंने किसी और के साथ रात बिताई और अब उस पर इल्जाम लगा रही हूँ। मैं सबके सामने बदनाम हो गई। मैंने नौकरी छोड़ दी। लोगों का सामना करना मुश्किल हो गया। मेरा आत्मविश्वास टूट गया। मेहनत से कमाई इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिल गई। मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरे पापा मेरी बदनामी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। मैं उन्हें लेकर गई थी। उनकी मौत की खबर सुनकर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो एक और संकट मेरा इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ। ये खबर मेरे लिए वज्रपात थी। पापा के अंतिम संस्कार के बाद मैं फिर अस्पताल गई। मैं उस बच्चे को नहीं चाहती थी जो उस वहशी की निशानी था। मैंने डॉक्टर से कहा, किसी भी तरह मेरा गर्भपात कर दो। लेकिन डॉक्टर बोली, तुम बहुत कमजोर हो। अभी गर्भपात खतरनाक हो सकता है। तुम्हारी जान को खतरा है। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और 15 दिन बाद आने को कहा। जब मैं डॉक्टर के केबिन से निकली तो मेरे पीछे एक औरत और पुरुष खड़े थे। वो औरत 35 से 36 साल की थी, पारंपरिक कपड़े और ढेर सारे गहने पहने हुए। उसके साथ खड़ा पुरुष कोई और नहीं, विक्रम था। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा। वह भी मुझे गुस्से से घूर रहा था। मैं वहां से निकल गई। अगले दिन एक बड़ा संकट आया। विक्रम अपने गार्ड्स के साथ मेरे घर आया। वो जबरदस्ती अंदर घुसा। मम्मी और मेरे छोटे भाई बहन डर गए। मैंने कहा, तू यहाँ क्या लेने आया? तुझे जो चाहिए था तू ले चुका।
तूने मुझे बर्बाद कर दिया। अब निकल मेरे घर से। वह गुस्से में बोला, मेरी एक कीमती चीज तेरे पास है, उसे लेकर जाऊंगा। उसने मेरा पेट छूकर कहा, ये मेरा वारिस है। मैं सन्न रह गई। वह बोला, अगर तूने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुझे बर्बाद कर दूंगा। मैंने कहा, तूने तो दुनिया को बता दिया कि ये किसी और का बच्चा है, अब हक क्यों जताता है? वह बोला, मेरी शादी को 9 साल हो गए, मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता। मैंने बहुत इलाज कराए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे मेरा वारिस चाहिए जो तू दे सकती है। जब तक ये बच्चा तेरे पेट में है तुझे मेरे पास रखना मेरी मजबूरी है। वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। मम्मी रोने लगी और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। मैंने कहा, मैं ये बच्चा नहीं चाहती, मुझे तुझसे और इस बच्चे से नफरत है। उसने मुझे थप्पड़ मारा और बोला, मेरे बच्चे के खिलाफ एक शब्द भी मत बोल, मैं तुझे अपनी कानूनी पत्नी बनाऊंगा। उसने अपने वकील को बुलाया और शादी के कागजात पर साइन करने को कहा। मैंने मना कर दिया। वो मेरी मम्मी से बोला, अगर अनन्या शांति से मेरे साथ शादी नहीं करती तो मैं इसे जबरदस्ती ले जाऊंगा और तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा, लेकिन अगर ये मान जाए तो मैं तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी लूंगा। मम्मी ने मुझसे विनती की। मैं मजबूर हो गई। मैंने उससे शादी कर ली। शादी के बाद वह मुझे अपने गांव के विशाल हवेली में ले गया जहां उसकी पहली पत्नी भी थी। वह मुझे तिरस्कार से देखती थी। मैं उस घर में एक बेकार वस्तु की तरह थी। मेरी अहमियत सिर्फ मेरे पेट में पल रहे वारिस की थी। मुझे एक बड़ा कमरा दिया गया जहां हर सुख सुविधा थी। मेरी सेवा के लिए 2 नौकरानियां थीं, लेकिन मुझे बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। मुझे कैद की जिंदगी जीने की आदत नहीं थी। मैं उस घर में घुटन महसूस करती थी। मुझे अच्छा खाना दिया जाता था, लेकिन एक बार मैंने खाने से मना कर दिया। नौकरानी खाना लाई तो मैंने प्लेट जमीन पर पटक दी। मेरी सास कमरे में आई और बोली, ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आजाद कर दो। वह बोली, जब तक तू हमारे वारिस को जन्म नहीं देती तुझे यहाँ से जाने की इजाजत नहीं। मुझे उस बच्चे से कोई लगाव नहीं था क्योंकि वो एक अपराध का नतीजा था। जब विक्रम को मेरे खाना न खाने की बात पता चली तो वह रात को शहर से गाँव आया। रात के 2 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खुला। सारी लाइटें जल गईं। वह गुस्से में बोला, उठ, ये क्या तमाशा कर रही है? मैं उठकर बैठ गई। मैंने फैसला किया था कि आज मैं हार नहीं मानूंगी। वह मेरे बिस्तर पर बैठा और बोला, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया, क्या नाटक कर रही है? मैंने कहा, मुझे इस कैद में नहीं रहना, मेरा दम घुटता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से दबाया। मैं दर्द से चिल्लाई। मैंने कहा, तू इंसान है या जानवर? मेरा हाथ छोड़। वह बोला, अगर तूने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो मैं तेरा बुरा हाल करूंगा। मैंने गुस्से में कहा, काश ये बच्चा मेरे पेट में ही मर जाए, मुझे इससे नफरत है। उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, मेरे बच्चे के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं तेरा गला दबा दूंगा। उसका गुस्सा देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, क्यों रुका? मेरा गला दबा दे। मैंने उसके हाथ पकड़े और अपने गले पर रखे। मैंने कहा, मैं खुद को मार डालूंगी और तेरे इस वारिस को भी। ये सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम की बोतल उठाई और दीवार पर तोड़ दी। टूटी कांच की बोतल मेरे हाथ में थी। मैंने उसे अपने पेट की ओर ले जाकर कहा, एक कदम आगे बढ़ा तो मैं इसे अपने पेट में घुसेड़ दूंगी। वह डर गया। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर डर और आंसू देखे। वह बोला, तू जो कहेगी मैं करूंगा, बस ये कांच हटा। मैंने कहा, मुझे शहर में जाना है। वो बोला, ठीक है, अगर तू वादा करे कि मेरे बच्चे का ख्याल रखेगी तो मैं तुझे शहर ले जाऊंगा।
मैंने वादा किया। वह मुझे शहर के अपने बड़े बंगले में ले गया। वहां मुझ पर कोई पाबंदी नहीं थी। वह मेरी बहुत देखभाल करता था, लेकिन मुझे पता था कि ये सब बच्चे के जन्म तक ही है। 9 महीने पूरे हुए। प्रसव पीड़ा शुरू हुई। मैं दर्द से रो रही थी। विक्रम ने मुझे गोद में उठाकर गाड़ी तक ले गया। अस्पताल पहुंचने तक मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं मर तो नहीं जाऊंगी? वह मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरी हालत बिगड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा, केस बहुत नाजुक है, हम या तो माँ को बचा सकते हैं या बच्चे को। मुझे लगा मेरी आखिरी घड़ी आ गई। विक्रम को सिर्फ अपने वारिस से मतलब था। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं प्राइवेट रूम में थी। मैंने पूछा, मेरा बच्चा कैसा है? नर्स बोली, सॉरी, हम उसे बचा नहीं सके। मैं हैरान थी। उसने कहा, हमने आपके पति से पूछा था कि माँ को बचाए या बच्चे को। उन्होंने कहा, आपको बचाएं। मुझे यकीन नहीं हुआ। उसने मुझे क्यों चुना? वह कमरे में आया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वह दुखी लग रहा था। मुझे उस बच्चे से कोई लगाव नहीं था, लेकिन 9 महीने उसे अपने गर्भ में रखने के बाद वह मेरा हिस्सा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम मेरे पास आया, मेरे आंसू पोंछे और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, तूने मुझे क्यों बचाया? तुझे तो अपना वारिस चाहिए था। वो बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने तुझ पर जुल्म किए। ये मेरी सजा थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़े और रोते हुए बोला, अनन्या, मुझे माफ कर। मैंने कहा, मुझे इस रिश्ते से आजाद कर। वह कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, ये मुमकिन नहीं। मुझे नहीं पता कब, लेकिन मैं तुझसे प्यार करने लगा हूं। तू मेरी बीवी है। मैं अपने किए की सजा भुगतने को तैयार हूं। उसके आंसुओं में सच्चाई थी। मुझे नहीं पता कब, लेकिन मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। उसने मेरा विश्वास तोड़ा था, लेकिन अब उसका पश्चाताप मुझे दिख रहा था। मैंने उसे माफ कर दिया और इस रिश्ते को दिल से स्वीकार किया। आज हम मुंबई में साथ रहते हैं। विक्रम ने मुझे दुनिया के सामने अपनी बीवी के रूप में स्वीकार किया और अपने किए को कबूल किया। हमें एक बेटा भी है। उसने मेरे परिवार की जिम्मेदारी भी उठाई। देर से ही सही, मेरी जिंदगी पटरी पर आ गई। मैं इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसी ही दिल को छूने वाली दर्द भरी हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और भी ढेर सारी ऐसी हिंदी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। बस आपका साथ चाहिए। धन्यवाद।